अमराहा जवेद आपका निकाह हाशम जमशेद से सिक्का राइजल वक्त 30 लाख में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़े खामोशी से बैठी थी। हॉल में इस वक्त किसी मैयत के बराबर माहौल था। इस मासूम सी बच्ची पर कहर था आज। ए लड़की, जल्दी कबूल करो। क्यों चुप हो? अपनी माँ के अल्फाज सुनकर वो करब खाती आंखें बंद करती। चंद आंसू इसकी झोली में जा गिरे थे। अमराहा जवेद आपका निकाह हाशम जमशेद से सिक्का राइजल वक्त 30 लाख में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इसके अल्फाज पर तस्मिया बीबी को चैन मिला था। एक लंबा सुकून का सांस खारिज करती वो तंजिया मुस्कुराई थी। कबूल है, कबूल है। वो तीनों बार हाँ कर चुकी थी। दिल में घुटन थी, वो कैसे अपने छोटे भाइयों की उम्र वाले लड़के से निकाह कर सकती थी। वही सोच रखती थी जब कानों में आवाज सुनाई दी। बड़ी बेगम साहिबा, अभी अभी खबर मिली है अस्पताल से कि अम्मा से का इंतकाल हो चुका है। मुलाजमा के अल्फाज ही काफी थे अमराहा की जान लेने के लिए, जिनके लिए वो ये रिश्ता कबूल कर चुकी थी, जिनकी चाह में आड़ में वो इस रिश्ते के मुकम्मल होने पर दुनिया से ही रुखसत हो चुकी थी। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, उम्र गुजार कर ही गई है। तस्मिया बीबी तंज कहती, मौलवी साहब को जाने का कहती है। कैसे कोई इतना बेहिस हो सकता है? वो दिल में सोचती अपना दुपट्टा उतार कर तस्मिया बीबी की तरफ नम आंखों से देख रही थी। प्लीज मामा, मुझे दादो के पास जाना है। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती, वो तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा है। तस्मिया भी इसके पास आई, हाथ पकड़ती कहती है, मामा दादो चले गए इस दुनिया में, आप तो मुझे इनके पास जाने दे। आखिर किस बात की सजा है मुझे? वो अपना हाथ पीछे करती चीख रही थी जब इसकी माँ ने जरा भी लिहाज किए एक सर थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया था। वो पल भर में खामोश सी हो गई थी। चुप कर कमरे में चलो, वरना तुम्हारी दोदो के पास कभी नहीं जाने दूंगी। अभी कल मैयत का दिन है, वरना शक्ल तक नहीं देखने दूंगी तुम्हें। अमराहा की कलाई पकड़ती वो ऊपर वाले कमरे में ले जा रही थी। अगर देखा जाए तो ये घर बिल्कुल हवेली की तरह नजर आता था। पुराने जमाने के डिजाइन पत्थर इमारत को भी इसी तरह बनाया गया था। 2-3 कमरे गुजर जाने के पर वो एक कमरे के बाहर रुकती दरवाजा खोलती है। जो तुम्हारा सही कहेगा तुम वही करोगी, समझ में आई बात? यकदम दरवाजे के अंदर धक्का देती वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। वो कमरे में आती हैरान हुई थी। 12 साल बच्चा जिसकी आंखें ग्रे कलर की थी, बाल माथे को छुपाते थे, रंग बिल्कुल सफेद बादाम जैसा, पैंट शर्ट में मलबूस बड़े ही आराम से अपने टैब में गेम खेल रहा था, जैसे इस लड़की के आने पर कोई खबर ही ना हुई हो। आप आ गई अमराहा जी? अमराहा को सामने देखते से बड़े ही प्यार से पूछा था। वो बिल्कुल खामोश इसके पास जाकर बैठी थी। आप खामोश क्यों हैं अमराहा जी? वो हर लफ्ज पर प्यार लगाता पूछ रहा था। अमराहा जी, इस बार भी अल्फाज में मोहब्बत थी। वो बच्चों की आवाज तो होती ही प्यारी सी है। प्लीज हाशिम चुप कर जाओ, वो रोते कहती गाल भिगो रही थी। जब हाशिम काफी ज्यादा परेशान हो गया, इसने फोन को जल्दी से साइड टेबल पर रखा और बेड के नीचे उतर कर अमराहा के सामने खड़ा हुआ। वो बिल्कुल बहुत ही कम कद रखता था। इसने आगे बढ़कर अमराहा का चेहरा अपने हाथों की प्यालियों में लिया था। अमराहा जी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज चुप कर जाए ना, वरना मैं भी रोना शुरू कर देना है। अपनी आंखों में भी आंसू जमा करते वो बोला था। आवाज भी भीगी भीगी लग रही थी। मुझे तुम जहर लगते हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दूर हटो, परे हो जाओ। एक ही लम्हे में हाशिम को जोर से धक्का देती वो पीछे फर्श पर गिर गई थी। इसे मुसलसल रोना शुरू किया था। हाशिम की बिल्कुल भी परवाह ना थी। अपने हाथ शर्ट से झाड़ता उठकर खड़ा हुआ। अमराहा जी, फिर से अमराहा के पास जाते इसने प्यार से पुकारा था। प्लीज सॉरी, गुस्सा मत करे। फौरन से अमराहा को हक करते वो बोला। अमराहा को हाशिम का ये अमल और भी शदीद गुस्सा दिला रहा था। दूर हटो मुझसे। अमराहा का फिर से गुस्सा दिखाना हाशिम को रोने पर मजबूर कर रहा था। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं अमराहा जी? क्या मुझसे कुछ गलत हो गया है? हाशिम की मासूमियत पर किसी का दिल न पिघलता। फिर अमराहा क्यों पत्थर दिल हो गई थी। मुझे दादो के पास जाना है, प्लीज हाशिम मुझे ले जाओ। अमराहा को समझ आया कि तस्मिया भी सिर्फ हाशिम की बात मानेगी, तभी वो हाशिम से कहती है, बस अमराहा जी, मैं आपको दादो के पास ले जाता हूँ, पर अब प्लीज रोए मत अमराहा जी। जितनी बार भी नाम लिया, साथ जी लफ्ज से गुरेज ना किया। अमराहा की कलाई को पकड़ता अपने साथ कमरे से बाहर ले आया था। सामने तस्मिया भी इनको देख हैरान थी। खाला जान, मैं और अमराहा जी दादो के पास जा रहे हैं।
آج رات ہم ہسپتال میں ہی رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی؟ ہاشم بیٹا، آپ کی دو نہیں رہی اس دنیا میں، آپ ہسپتال مت جائیے، ویسے بھی کل جنازہ ہو جانے پر آپ کی عمرہ کی فلائٹ ہے واپس نیو یارک میں، اس لیے گھر پہ ہی رہنا مناسب ہے۔ ہاشم نے تو ایک لفظ بھی نہ بولا تھا، جب دودو کا سنا تو اب سمجھا تھا کہ امرا کیوں روئے جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر امرا کی طرف دیکھا، آنکھوں سے یہاں رکنے کو انکار کر رہی تھی۔ ہاشم اس کا مطلب سمجھتے اس کو اپنے ساتھ گھر سے باہر لے آیا، کیونکہ وہ امرا کی ہر بات مانتا تھا، ماننے سے انکار کیسے کرتا، اب اس کو پسند تھی، بس عمر کا فرق تھا۔ امرا 18 سال کی اور ہاشم 12 سال کا۔ 12 سال میں محبت کا عمر کا معیار نہیں دیکھا جاتا۔ ابھی تو ہاشم کو امرا پسند تھی، جب عمر کا سلسلہ بڑھتا تب پتہ نہیں یہ پسند کیا روپ لیتی۔ تسمیہ بی نے بھی وہیں کھڑے دیکھا، یہ نوٹ کیا تھا کہ میرے کہنے کے باوجود بھی ہاشم امرا کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ہال سے ابھی باہر ہی نکلے تھے جب سامنے باڈی گارڈز کا ڈھیر اپنا اسلحہ لیے کھڑا تھا۔ ہاشم سر، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ بلوٹوتھ لگا ایک گارڈ پاس آیا تھا۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز۔ جس ہاسپٹل میں دودو ایڈمٹ تھی اسی ہسپتال لے چلے۔ پر سر، اوپر سے آرڈر ہے، آپ کی ماما نے منع کیا تھا گھر سے باہر نکلنے کو، صرف کل کی فلائٹ تک کی بات ہے۔ ملازم ابھی تک اپنی بات منوانے کی کوشش میں تھا کہ ماما سے میں خود بات کروں گا، بٹ اب میری بات مانے، جسٹ نو۔ ہاشم ذرا سخت لہجے میں بولا، کیونکہ گارڈز بات بھی ایسے ہی مانتے تھے۔ اوکے سر، بٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ مشکل ہے۔ ملازم ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ امرا کا ہاتھ پکڑ اس گارڈن کی کرسیوں سے گزرا تھا جب سامنے سے جیپ آئی تھی۔ امرا جی، ہاشم کے ابھی یہ الفاظ تھے جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی بھاگ کر جیپ میں بیٹھتی، جبکہ اس جیپ کے پیچھے کئی اور سفید سیاہ کار کھڑی تھی۔ اتنے پروٹوکول نظر آتا تھا جیسے کسی رئیس کا بیٹا ہو۔ ہاشم، مگر امرا کی فیملی بھی کسی سے کم نہ تھی، وہ تو محل نما حویلی کو دیکھ کر ہی پتا چلتا تھا۔ ماسی، کہیں ایسی جگہ پر تم مت جانا جہاں کا پتہ نہ ہو، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ ہیم سے نوٹس لے کر، اچھا فضا۔ کلاس سے باہر آنے پر فائزہ نے فضا سے کہتے اپنے بیگ سے فون نکالا، جب فضا اس کو دیکھ حیران تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اوکے یار، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر آ جاؤں گی۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل آئی تھی، اس کو کہتی وہیں پر چھوڑ کر ہیم کے پاس چلی گئی تھی۔ فضا اور فائزہ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ فضا کا ایڈمیشن لاسٹ سیمسٹر میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اتنا پتا نہیں تھا کہ کلاس کا اور یونیورسٹی کے ایریا کا۔ اوف، کتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ کافی لڑکیاں لڑکوں کے رش کو دیکھتی وہ خود کلامی کرتی ہوئی تھوڑے سے فاصلے کے بعد کمپیوٹر کی کلاس کے باہر کھڑی تھی، مگر چند فاصلے پر ٹیرس آتا تھا جہاں سے پوری یونیورسٹی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہی یہ سوچ رکھتی تھی کہ ٹیرس کی طرف جاتی، اچھا سے مارو ہڈیاں تاکہ ٹوٹنی چاہیے اس کی۔ ایک کلاس سے آتی آواز سن وہ ذرا سی ڈری تھی۔ پلیز یار، جانے دے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا چیخ چیخ کر جانے کو کہہ رہا تھا، مگر کمرے میں موجود سبھی کو رحم کہاں تھا۔ کیا یار، ایسے نہیں مارتے، میں بتاتا ہوں۔ رنگت بالکل سفید تھی، بالوں کو اچھے سے سٹائل دیا گیا تھا، ہلکی سی شیونگ نمایاں ہوتی تھی۔ بلیک پینٹ اور بلیک کی شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ ڈالے وہ کافی روبدار شخصیت لگتا تھا، جبکہ آنکھوں پر گلاسز تھی۔ چال بالکل امیروں جیسی تھی۔ لا، مجھے دے۔ بیٹ مانگتے اس نے کرسی کھینچ کر سامنے کی اور وہ لڑکا ابھی تک خوفزدہ تھا۔ چل میرا بیٹا، ذرا تیار ہو جا۔ ایک ہی پل میں کرسی سے اٹھتے اس نے بیٹ کو اس کے چہرے پر ہٹ کیا تھا، پھر 2-3 بار تک تو کرتا ہی رہا۔ وہ چیخ رہا تھا درد سے، مگر سامنے کھڑا شخص بس مارنے کا سوچتا، ہڈیاں توڑنے کا۔ فضا نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ چیخ نکلی تھی۔ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ واپس کو مڑنے لگی جب اس نے لڑکے نے بیٹ کو وہیں پر چھوڑتے آواز لگائی، اے لڑکی، واپس آؤ ورنہ تمہیں بھی اسی بیٹ سے ماروں گا۔ فضا کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی جب اس نے پیچھے سے آتی آواز سنی، سنا نہیں ورنہ میں آؤں۔ بیٹ پر خون کے چھینٹے لگ چکے تھے، جس کو وہ واپس ہاتھ میں پکڑتا اس لڑکی کے پاس آیا تھا، جبکہ وہاں سارے فرینڈز ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس بیچارے کے چہرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ اس نام کیا ہے تمہارا؟ فضا کو کمرے میں کھڑا دیکھ اس نے پوچھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کرتی خوف سے کانپ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ یکدم بازوں سے کھینچ کر اسے سامنے کیا تھا، مگر ابھی تک فضا نے آنکھیں بند رکھی تھی۔ لباس سے تو سمپل لگتی تھی، بالوں کی چٹیا میں قید کیا گیا تھا، چہرے پر خوف کے تاثرات بھی حسن میں کمی نہ لاتے، مگر ان بند آنکھوں کو چشمہ لگا ہوا تھا۔ پلیز مجھے بیٹ سے مت مارنا، پلیز، وہ یہی کہہ رہی تھی جب فائزہ اس کو ڈھونڈتی اس کے کمرے تک آ پہنچی۔ مار دوں گا بیٹ سے اگر آنکھیں نہ کھولی تو۔
जमशेद ने भी धमकी दी थी। यकदम आंखें खोली थी। वो सामने लड़कों को इग्नोर करती जख्मी लड़की की तरफ देखती है। आंखें बिल्कुल ब्लू जैसी थी। फिजा, फिजा तुम इधर क्या कर रही हो? फायजा कमरे में देख वो अकेला समझती पूछती है, मगर जब अंदर आई तो सामने लड़कों का हजूम देखकर हैरान हुई। आपी प्लीज यहाँ से चलें। फायजा को कलाई से पकड़ती वो कमरे से बाहर भागी, जबकि वो लड़का फायजा के आने पर बस इसको देखता रह गया। वो वहां से चले गई थी, मगर ख्याल अभी तक आखिर पर कमरे में आई लड़की का था। जमशेद दुरानी को भी कोई लड़की पसंद आई है? कंधे पर यार हाथ रखते शरारत से बोले थे। वो कौन थी? आज तक तो नहीं देखी। अरे जमशेद, क्या किया तूने? प्रिंसिपल बुला रहे हैं तुझे अपने ऑफिस में, और बड़े भाई भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी। इनको प्रिंसिपल ने बुलाया है, अब तो तेरी खैर नहीं। जमशेद के अल्फाज अभी आधे ही रहे थे जब लतीफ ने भागते आते फाड़ा तोड़ा था। चल ठीक है, फिर मिलते हैं, मगर इस अमीरजादे की जरा क्लास अच्छे से लेना, अब नहीं तंग करेगा लड़कियों को। बैड लतीफ को देते वो कमरे से बाहर निकला था। क्या तुम पागल हो फिजा जो वहां पर चली गई? तुम्हें पता भी है इस लड़के का? आइंदा न मैं देखूं तुम्हें दोबारा इस कमरे में। पता नहीं इन लड़कों को कितना मारा है इस जाहिल ने। फायजा का तो गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था, जबकि फिजा खामोशी से इसके साथ चल रही थी। वो भी अपने डिपार्टमेंट से बाहर ही निकली थी जब गाड़ियों का काफला अंदर एंटर हुआ। लड़कियां लड़के सब हैरान थे। रुकी तो वो दोनों बहनें भी थी। लगता है इसका भाई है ये। आज तो मेरा इसको सुना कर ही रहूंगी, क्या पता कुछ असर पड़े इस पर। फायजा फिजा को साथ ले जाते गाड़ी के बाहर खड़ी थी। बाहर निकलो, फायजा ने अब इतना ही कहा था जब खामोशी ही बेहतर लगी गाड़ी से बाहर आते शख्स को देखकर। क्या तुमने अपने भाई को जरा तमीज नहीं सिखाई? लड़कों को मारता पीटता है। अभी अगर मेरी बहन के साथ कुछ गलत कर देता, क्या ये तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है? हाँ, जो चाहे वो करो। हाँ। बाहर निकलने पर वो तो इस शख्स को सुनाने जा रही थी, और जब वो सुन रहा था वैसे तो ड्रेसिंग से बिजनेसमैन लगता था, पर्सनैलिटी भी काफी मुतासर करती थी। अगर आप वो मेरी बहन के पास नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगी। फिजा ने अपने आग बगोला बहन को चुप करवाना ही बेहतर समझा था। आपी जी प्लीज चुप कर जाए। सॉरी अंकल, आपी को गुस्सा है इस टाइम, इनकी तरफ से मैं माजरत करती हूँ। फायजा को कलाई से पकड़ती वो वहां से ले जाने का कह रही थी। तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। अभी तक वो लड़का इसकी सुनी जा रहा था। ऑफिस से बुलावा आने पर फायजा चुप हुई थी। चलो यहाँ से फिजा को अपने साथ ले जाती। वो पल भर में इसकी नजरों से परी हुई थी, जबकि वो मुलाजिम के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में गया था। हॉस्पिटल आने पर मेहरा ने दादो से मिलना चाहा, मगर बॉडी को जनाजे के लिए भेज दिया गया था। वो एक बार फिर बस आखिरी नजर तक न देख सकी थी अपनी दादो को। मेहरा अभी तक दादो के रूम में थी, मुसलसल रोए जा रही थी। अमरा जी प्लीज चुप कर जाए, हाशिम ने अंदर आते कहा, जबकि हाथ में कुछ था। हाशिम के मना करने पर भी ना मानी थी। अमरा जी अगर आप चुप ना करेंगी तो ये दादो की वसीयत नहीं दूंगा। सफेद रंग का लिफाफा हाथ में पकड़े वो अमरा के साथ सोफे पर बैठा था। बगैर कोई बात करती वो लिफाफा झपटती पड़ने लगती है। 2 बेटे हैं मेरे, एक से अल्लाह ने मुझे इमरा दी तो दूसरे से अल्लाह ने मुझे हाशिम दिया। वो दोनों ही मेरी जान है, इतने प्यार करती हूँ मैं इन दोनों से। मगर जब वसीयत हाथ लगेगी तो जान कहते कहते जान ही ले ली होगी मैंने। मेरी प्यारी बच्ची मैं क्या हाल पूछूं, जब मैं खुद ही तुम्हें बेहाल कर दिया। मगर मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुम हाशिम की दुल्हन बनो। वो उम्र में तुमसे 6 साल छोटा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अकल और शौक ना रखता हो। वो एक काबिल और ज़हीन बच्चा है, तुम इसके साथ वक्त गुजारना। तुम्हें कभी मेरे फैसले पर पशेमान ना होना पड़ेगा। देखना मेरी बच्ची, हाशिम की पसंद में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरा फैसला था। तुम जिंदगी की किसी मोड़ पर मेरी बातों को समझ जाओगी, और मुझे यकीन है तुम इस वसीयत को पढ़ने के बाद हाशिम को अपना समझोगी। मेरे नाम जितनी जायदाद थी वो सब तुम्हारे नाम कर दी है। हाशिम की दुल्हन अमरा मेरी बच्ची, तुम्हारी ददो सादिया दुरानी। ददो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज वापस आ जाए। इमरान ने आंखों से पानी को ज़ाद किया। लिफाफे को सीने से लगाती वो चीख चीख कर रोती थी। हाशिम की जान ही निकल रही थी जब से न्यूयॉर्क से आया था। तब से वो अमरा को रोते हुए देख रहा था, मगर गम भी तो बड़ा था। अमरा जी प्लीज चुप कर जाए, क्यों इतना रोए जा रही है? क्या दादो ने वसीयत में कुछ हर्ट करने वाला लिखा था? जल्दी से लिफाफे को लेते वो पढ़ना चाहता था जब अमरा ने सख्त आसरा से हाशिम को सुनाते लिफाफा छीना। तुम इसको नहीं पढ़ोगे। जल्दी से उठते वो शदीद गुस्से में बोली थी। मगर क्यों अमरा जी, इसमें क्या लिखा है जो आप मुझे पढ़ने नहीं दे रही? हर बात मानते हो ना, तो ये भी मानो तुम इसको कभी नहीं पढ़ोगे। हाशिम ने 3 बार हाँ में सर हिलाया। इमरा इसके पास से जाती हाथ पकड़ती अपने साथ कमरे से बाहर ले आई थी, जबकि हाशिम इसको देखता ही रहा।
एक दिन बाद, आज मैयत का दिन गुजर चुका था। जैसे गुजरा था वो बस घर वाले ही जानते थे। सादिया दुरानी के जाने के बाद सब अकेले से हो गए थे। अमरा और हाशिम की आज रात की फ्लाइट थी। लाजमी ने पैकिंग कर दी थी, टाइम भी हो रहा था, मगर अमरा कभी भी हाशिम के साथ नहीं जाना चाहती थी। आज ही तो ददो का जनाजा हुआ था और आज ही पाकिस्तान से चली जाती। वो ये सोच रखती थी कि स्टडी रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, एहतराम से सलाम लेती वो बोली थी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। फौरन से जवेद साहब ने कुर्सी से उठते कहा था, इसको अपने साथ सोफे पर बैठाया था। बाबा, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। मैं कभी खालाजान के घर नहीं गई। सारी उम्र कैसे गुजार लूंगी? अभी मेरे कॉलेज का पहला साल है। मैं कैसे रह लूंगी न्यूयॉर्क में आप सबके बगैर? ये बहुत मुश्किल है बाबा। अपने बाप के सीने से सर रखती वो दर्द बता रही थी, जबकि जवेद साहब अपनी जान के बाल सुलहा रहे थे। तुम्हारी दादो की ख्वाहिश थी कि तुम हाशिम की दुल्हन बनो। इनकी ख्वाहिश का एहतराम करो। इमरा, तुम रहना सीख लोगी। हाँ, पर मैं मिलने आ जाया करेंगे ना तुमसे। हाशिम बहुत समझदार बच्चा है, मुझे नहीं लगता वो तुमसे कभी भी गलत सोच लगाएगा अगर तुम इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहोगी। मगर बाबा, यकदम सर उठाती वो तड़पी थी। मैंने कभी हाशिम से प्यार तक नहीं किया, फिर मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? वो मुझसे बहुत छोटा है, मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? आंखें नम करती वो कह रही थी। जवेद साहब ने खड़े होकर इसको भी खड़ा किया और अपने सीने से लगाकर अपनी बच्ची को प्यार दिया। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो अमरा और हाशिम के साथ चलो। दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है, अभी तो मैं जिंदा हूं ना। चुप कर जे बाबा। अपने बाप के आगे के अल्फाज का मतलब वो अच्छे से समझती थी, तभी तो चुप रहने का सुना गई थी। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, चलो एयरपोर्ट छोड़ाओ। खुद से दूर करते वो बोले थे। इमरान ने सर झुका लिया तो उन्होंने अब अपने बाप का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ का रुख किया था। थोड़ी देर बाद फ्लाइट में वो दोनों बैठ चुके थे। हाशिम की सीट खिड़की के साथ थी, जबकि इमरा के इसके साथ। इसने नोट किया जैसे हाशिम बहुत ही थक चुका हो, इसलिए वो सो गया था। लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाइट चली तो न्यूयॉर्क जाना था। पूरा सफर हाशिम सोया रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इमरान ने हिम्मत तो की थी इससे बात करने की कि कुछ खा ले, मगर वो इनकार कर जाता। सफर खत्म हो चुका था, मगर हाशिम की तबीयत फ्लैट में ही खराब हो गई थी। एक तो उम्र भी छोटी थी, ऊपर से ना खाने पीने की वजह से इतना सख्त बुखार था कि हाथ तक नहीं लगाया जा रहा था। एयरपोर्ट से बाहर आने पर सामने घर के मुलाजिम खड़े थे। उन्होंने सामान थामा, एहतराम से सलाम दुआ की, जबकि अमरा हैरान थी कि खाला जान क्यों नहीं आई। हाशिम सही को क्या हुआ है छोटी सही? गाड़ी में खामोश बैठी मुलाजमा ने पूछा, जबकि हाशिम अमरा दोनों पीछे बैठे थे। अभी थोड़ी देर ही हुई है जब हाशिम इसकी गोद में सर रख लेता है, तभी तो मुलाजमा ने पूछा। कुछ नहीं, बस खाना नहीं खाया इसने फ्लैट में। हाशिम सही तो खाना ना खाए तो बीमार हो जाते हैं। आप फिक्र मत करें, मैं बस डॉक्टर को कॉल कर लूं कि वो घर आया है। ऐसे क्या आपने खाना खाया था छोटी सही? मुलाजमा आगे बैठे सवाल पर सवाल पूछ रही थी। अमरा ने नफी में सर हिलाया। अमरा जी। अमरा का हाथ पकड़ते हाशिम ने अपने गाल पर रखा था। घर आने पर आपका खाना खा लेना, भूखे रहें तो बीमार हो जाते हैं। आंखें बंद थी, खुद बुखार में मुब्तला वो अमरा की फिक्र में डूब रहा था। अमरा ने पहले तो चाहा कि हाथ वापस को खींच ले, फिर दिल ने इजाजत ना दी। बेसाख्ता हाथ इसके गाल से बालों में चले गए थे। वो हाशिम के चेहरे को देख रही थी। गाल बुखार से सुर्ख हो चुके थे, जबकि सांस दोनों आजाद लबों से वो ले रहा था। आंखें तक खोलने की हिम्मत ना थी। तकरीबन 15 मिनट बाद गाड़ियां एक जंगल की तरफ मुड़ी थी। तभी अमरा ने मुलाजमा से पूछा, ये गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? मुलाजमा पहले तो चौंकी, फिर जवाब दिया, आपके मामू सही ने घर सिटी से अलग बनवाया है, हम हमेशा यहीं रहते आए हैं। अमरा ने नोट किया था कि जब से आई है वो हवेली में बोली जाती जबान में बात करते थे। ये सही तो हवेली में बोला जाता था, फिर न्यूयॉर्क में क्यों बोल रहे थे? गाड़ी सुनसान सड़क पर चल रही थी, मगर इर्द गिर्द काफी दरख्त थे, काफी खुला इलाका था। देखते ही देखते गाड़ियां घर में एंटर हुई। वो बिल्कुल किसी का नायाब बंगला लगता था। बाहर से टाइल्स स्याह रंग की थी। न्यूयॉर्क में रहने की वजह से घर में बिल्कुल स्टाइलिश था। सबसे पहली गाड़ी गेट में अंदर एंटर हुई तो फिर चंद फासले पर गाड़ी रुकी थी, मगर सामने घर का मेन दरवाजा खुलता था, जो पूरे घर को सामने से एक ही रास्ता देता था। मुलाजिम ने जल्दी से बाहर निकलकर सामान गाड़ी से निकाला था और अंदर को चला गया था। मुलाजिमा भी सामान निकालती दूसरों को हुक्म सुनाने में मसरूफ हो गई थी। हाशिम, घर आ गया, उठो, इसने हाशिम से कहा, जबकि वो बिल्कुल खामोश इसकी गोद में लेटा था, जैसे खबर ही ना हो। बेख्तियार हाथ बुखार चेक करने के लिए माथे पर गया, मगर फिर ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी जल्दी चीज पर हाथ रख लिया हो। इतना सख्त बुखार? मुलाजमा ने दरवाजा खोला तो अमरा ने बेफिक्री से एक नजर हाशिम की तरफ
दूसरी मुलाजमा की तरफ देखा था। क्या हुआ छोटे सही? इसको बहुत ज्यादा बुखार हो चुका है और ये उठ भी नहीं रहा। छोटे सही, अभी मुलाजिम नहीं आया जो इनको उठाकर अंदर ले जाए? अगर कहती हूँ तो मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं रहने दे, आप बस डॉक्टर को बुला ले। मुलाजमा की बात को वो समझती इमरान ने जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलकर हाशिम को गोद में उठाया था। मुलाजमा हैरान थे कि इमरान ने हाशिम को गोद में कैसे उठा लिया। अगर देखा जाए वो तो अभी सिर्फ 12 साल बच्चा था, खाता पीता बहुत कम था, इसलिए अमरा इसको उठा सकती थी। मुलाजमा के रास्ते बताने पर वो कमरे में लाई। अभी घर को गौर से देखने की कहाँ पड़ी थी, बस एक नजर कमरे पर ही गई थी जो तकरीबन हवेली के 3 कमरों को मिलाकर एक कमरा लगता था। मैं अभी आती हूँ, जल्दी से मुलाजमा कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। मगर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के साथ आई थी। अमरा तो सोफे पर जाकर बैठ जाती है। 5 मिनट ही हुए थे जब डॉक्टर ने चेकअप कर अमरा को बुला लिया था। बुखार बहुत तेज है, आप कोशिश करें ज्यादा ख्याल रखें वरना कुछ नुकसान भी हो सकता है। ठंडे पानी की पट्टियां करते रहे, मैंने इंजेक्शन लगा दिया इनको। थोड़ी देर में होश में आने पर खाना लाजमी खिला देना आप, फिर चाहे जितनी मर्जी इनकार करे। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर की सुनती वो खामोश रही थी। इसके कमरे से बाहर जाने पर वो एक नज़र कमरे को और देखती है। पूरी एक दीवार तो शीशे की बनी हुई थी जो बाहर के मंजर दिखाती थी। बाकी बात का दरवाजा साइड पर था। इसके कमरे में एक स्टडी रूम का दरवाजा भी खुलता था। ग्रे कलर के सोफे, जबकि पूरा कमरा सफेद रंग का बेड। हाशिम की और इसकी फैमिली की फोटो दीवार पर लगी थी, जिनमें से कुछ वो अकेला भी खड़ा था। बेड के सामने एलईडी लगी हुई थी जो आधी से कम दीवार को छुपा गई थी। कमरा देखते वो डूब गई थी। वो वापस को मुड़ी तो हाशिम का हाथ बेड से नीचे जा गिरा था, जैसे बेजान सा हो गया। जल्दी से पास जाती वो हाथ को थामती बेडशीट पर रखती है। बुखार चेक करते चेहरे पर थोड़ी सी तो फिक्र आई हुई थी। छोटे सही, आप आराम कर लें, हम खुद हाशिम सही को पट्टियां लगा देते हैं। मुलाजमा को कमरे में देख वो फौरन दूर हटी थी। नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ। ठीक है छोटे सही। मुलाजमा ने पानी और सफेद पट्टियां लेती वो मेज पर जाकर रखती है, जबकि एक सवाल दिमाग में घूमने लगता है, क्या खाला जान घर पर नहीं है? मुलाजमा पहले तो खामोश रही, फिर सर झुकाकर जवाब दिया, वो रात को मिलेंगी, आप दोनों से अभी आराम कर रही हैं। आप हाशिम के बुखार का मत बताइएगा, वो बहुत टेंशन लेती है। डॉक्टर ने मना किया है, अब मैं चलती हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बस आवाज दे दीजिएगा छोटे सही। मुलाजमा की बात इमरा को समझ ना आ रही थी कि खाला जान बीमार रहती है। वो यही सोच रही थी जब हाशिम ने बंद आंखों ही से पानी मांगा था। इमरा जी, जल्दी से पास जाती, जग से पानी गिलास में डालते वो हाशिम को उठाती पानी पिलाती है। दोबारा लेटाते वो पास ही बैठती है। हाशिम अभी तक बंद आंखों से लेटा था। इमरान ने बेड पर इसके साथ बैठते पानी की पट्टियां करनी शुरू कर दी थी। खुद भी ट्रैवल की वजह से वो थकी हुई थी, मगर पट्टियां करना लाजमी थी, क्योंकि अगर बुखार ठीक ना होता तो नुकसान भी हो सकता था। बस यही ख्याल आती वो डॉक्टर की बात को सीरियस लेकर पट्टियां करती रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद भी सो गई थी। अपने बाजू पर सर रखा था, जबकि एक हाथ हाशिम के माथे पर था। वो लेटी भी तो इसी स्टाइल से थी जैसे सोने पर इसको फिक्र हो। न जाने ये उम्र का सिलसिला खत्म होने पर इन दोनों में मोहब्बत होगी, फिर या हाशिम की पसंद में कमी आएगी, या फिर इमरा की नफरत दुश्मने जाना बन जाएगी।